दोस्तों नमस्कार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार को असहज स्थिति में डाल रहा है, दूसरी तरफ देश की स्थापित नीति के साथ क्या वो चलने वाला फैसला नहीं है। नायडू को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए के साथ उनकी दूरियों को बढ़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। भले ही चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की तरह कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में न जाने का फैसला न लिए हों, भले ही चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ऊपर से ही सही, भारी मन से ही सही खड़े होने की भाव भंगिमा दिखाते रहे हों, लेकिन जो नीति घोषित तौर पर भारत सरकार की है, जो नीति घोषित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार की है, जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है और जिस मसले को लेकर एक खास अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर सीधे सीधे भाजपा के कई प्रवक्ता निशाना साधते रहते हैं, नायडू का फैसला सबको चौंकाने वाला फैसला लग रहा है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में थे और वहां उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सबकी नींद उड़ा दी कि आखिर नायडू कह क्या रहे। और चंद्रबाबू नायडू की जो मजबूरियां हैं वो एक तरफ, आंध्र प्रदेश की जो मजबूरियां हैं वो दूसरी तरफ। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू ये बात कहने के पहले क्या वाकई एनडीए के अंदर सहमति बनाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि एनडीए तो कुछ दूसरी बातें कहता रहा। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम के एक कार्यक्रम में ऐलान किया कि किसी भी दंपति को तीसरे बच्चे के जन्म के वक्त 30,000 रुपए दिए जाएंगे और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अब जरा सोचिए, हमारे दो वाली व्याख्या लंबे समय से भारत में चल रही है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लक्ष्य के लिए, जनसंख्या स्थिरीकरण के टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार पिछले 50 सालों से घोषित तौर पर कोशिश करती रही है। किसी दौर में, इमरजेंसी के दौर में नसबंदी जैसे कार्यक्रम भी एक तरह से अनपॉपुलर कार्यक्रम की तरह से बताए गए और वो अनपॉपुलर था भी, अलोकप्रिय कार्यक्रम था भी। कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी जनसंख्या स्थिरीकरण की एक नीति बनी और उस जनसंख्या स्थिरीकरण की नीति के तहत 2 बच्चों वाले 2 चाइल्ड पॉलिसी को मान्यता देने की बातें चली। आज की तारीख में जब कई राज्यों में टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट इस देश की पूरी जनसंख्या को बढ़ावा देने और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लक्ष्य को धता बताने की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सवाल यह है चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या यह फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिढ़ाने के लिए लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति एक खास समुदाय को लेकर रही है, उस राजनीति को, उस गोल को फेल करने के लिए लिया? या कुछ तो मजबूरियां उनकी अपने राज्यों की रही होंगी जिस वजह से उन्हें फैसला लेना पड़ा? दोनों आधार पर नायडू के फैसलों को हम देखते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे। माना जाता है कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए टीएफआर का, टोटल फर्टिलिटी रेट का 2.1 के आसपास होना जरूरी है। टीएफआर यानी एक दंपति कितने बच्चे पैदा करेंगे तो जनसंख्या वहां तक टिक, जहां जितनी है उतनी पर टिकी रहेगी। 2.1 इसे माना जाता है एक आंकड़ा। आंध्र प्रदेश की अभी की जो स्थिति है वहां टीएफआर 1.5 पर, 1.5 पर पहुंच चुका है और ये एक अलार्मिंग स्थिति है। यानी जितनी जनसंख्या वहां है उस जनसंख्या को बरकरार रखने की दिशा में आंध्र प्रदेश कामयाब नहीं हो रहा है, बल्कि टीएफआर नीचे जा रहा है। टीएफआर नीचे जा रहा है तो अगली जनगणना में कहीं नेगेटिव ग्रोथ न दर्ज हो जाए, यानी घटती हुई जनसंख्या न दिखाई दे। और जब घटती हुई जनसंख्या दिखाई देगी तो ग्रे पॉपुलेशन यानी 65 साल से ऊपर के लोगों की आबादी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उस परिस्थिति में जो कार्यशील जनसंख्या है, कामकाजी जनसंख्या 15 से 65, कहीं कहीं 15 से 59 भी माना जाता है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए यानी काम करने वाले हाथों की कमी मौजूदा दौर में आंध्र प्रदेश बर्दाश्त करने की स्थिति में है। यह सवाल चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर रहा है। लेकिन इसके उलट एक दूसरी तस्वीर भी है। दूसरी तस्वीर यह है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का एक अदूरदर्शी फैसला, जिसमें बिहार को इस ढंग से बांट दिया गया, इस ढंग से झारखंड राज्य बनाया गया कि तमाम औद्योगिक और खनिज संपदा वाले क्षेत्र झारखंड में
और बाढ़ से प्रभावित एक बेहद खेतिहर इलाका बिहार के जिम्मे छोड़ दिया गया, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया। इतना अदूरदर्शी फैसला किसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के सहारे तो लिया नहीं जा सकता था, लेकिन वाजपेयी सरकार ने लिया। उसी तरह का एक अदूरदर्शी फैसला मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया। मनमोहन सिंह की सरकार ने राजनीतिक दबाव में आकर जाते जाते आंध्र प्रदेश का बंटवारा इस तरह से किया कि आंध्र प्रदेश की ग्रोथ का इंजन कहा जाने वाला हैदराबाद पूरा का पूरा तेलंगाना के हिस्से आ गया और आंध्र प्रदेश के पास संसाधन के नाम पर सिर्फ समुद्री सीमा बची, जिसके सहारे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ अपने लिए जगह ढूंढ सकता था। न कोई ढंग का बड़ा शहर बसा, न कोई औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बसा, और न ही आंध्र प्रदेश के अंदर वैसा माहौल बना जिस माहौल के सहारे कभी चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण के अंदर अविभाजित आंध्र प्रदेश को ब्रांड साइबराबाद, जिसे हैदराबाद कहते हैं, उस ब्रांड साइबराबाद के सहारे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में स्थापित किया था। आज की तारीख में स्थितियां यह है कि जैसे बिहार का अविवेकपूर्ण बंटवारा वाजपेयी सरकार ने किया, उसी तरह से आंध्र प्रदेश का जो अविवेकपूर्ण बंटवारा मनमोहन सिंह सरकार ने किया, उसका खामियाजा जब आंध्र प्रदेश भुगत रहा है, पूरी तरह से दिल्ली की सहायता पर निर्भर होने जैसी स्थिति है। हर काम के लिए दिल्ली का मुंह जो होना पड़ रहा है, ऊपर से खराब आर्थिक हालात, ऊपर से डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, ऊपर से जीएसटी के बाद राज्य के पास अपने रेवेन्यू के सोर्सेज का कम होता जाना, और उसके ऊपर से चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक मजबूरियां। इन सब के बीच नायडू का फैसला आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति को तो नहीं ला रहा है, क्योंकि एक तरफ मौजूदा जनसंख्या को खिलाने पिलाने और उन्हें एक ठीक ठाक जिंदगी देने की दिशा में तमाम मशक्कत जगन मोहन रेड्डी से लेकर चंद्रबाबू नायडू की सरकार तक को करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ तीसरे और चौथे बच्चे को पैदा करने को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां नायडू को क्यों बनानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसको लेकर असहज होगी, लेकिन क्या आरएसएस भी इसको लेकर असहज है? क्योंकि आरएसएस की तरफ से कई नेता समय समय पर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने पर बयान देते रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुओं की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो इस देश के अंदर कोई भारी आफत आ जाएगी और देश भारी मुसीबत में फंस जाएगा, ऐसा आरएसएस के लोगों को लगता है। लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाकर 5 किलो राशन वाली लाइन में लगाने के लिए यदि जनसंख्या बढ़ानी है, तब सवाल यह उठता है कि 150 करोड़ की जनसंख्या को विकास की राह में बाधा मानने वाली सरकार और उनकी आर्थिक नीतियां क्या तीसरे और चौथे बच्चे को पैदा करने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के साथ सहज हो सकती है? और फिर उस स्थिति में वो कैसे कहेगी किसी समुदाय को लेकर के कि अमुक समुदाय का टीएफआर 3 से ऊपर है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो 3 और 4 के टीएफआर की वकालत बकायदा खुद चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। ये सवाल दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, भाजपा से लेकर एनडीए तक हर जगह उबाल लाने वाला सवाल है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जिस गोल के सहारे पिछले 30 सालों से राजनीति कर रही है, 35 सालों से राजनीति कर रही है, और खासकर 10-12 सालों से जो राजनीति कर रही है, उस राजनीति पर सीधा सीधा कुठाराघात चंद्रबाबू नायडू की नीतियों की तरफ से होना है। एक तरफ ट्रंप की नीतियों की तरफ से, उस तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार की खुद की आर्थिक नीतियों की वजह से इस देश का आम आदमी सड़क पर किसी तरह से निकलकर गुजर बसर करने पर मजबूर है। 5 किलो राशन वाली व्यवस्था लागू करनी पड़ रही है। तीसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग के गिरते जाने से एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था में पहले ही तब्दील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जरूरत की ज्यादातर चीजें बाहर से या तो इंपोर्ट की जा रही है या कल पुर्जे मंगाकर असेंबल किए जा रहे हैं भारत में। तो एक वैसी अर्थव्यवस्था में भारत पहले ही तब्दील हो चुका है जिसे डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में कहें तो इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। जो डेड इकोनॉमी कहा जा रहा है, उस डेड इकोनॉमी का एक राज्य अपनी महत्वाकांक्षाओं या मजबूरियों जो भी हो, किसी भी वजह से यदि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला फैसला लेता है, तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसी दूसरे राज्य को यह कैसे कह पाएगी या किसी दूसरे समुदाय को यह कैसे कह पाएगी, किसी खास अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे निशाने पर ले पाएगी जिसके सहारे उसकी राजनीति चलती है कि अमुक समुदाय या अमुक जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये एक अलग सवाल है। लेकिन इन सवालों के आईने में यदि मौजूदा सरकार की नीतियों को देखें तो
उत्तर बनाम दक्षिण की जो डिवाइड बढ़ती जा रही है, दक्षिण के राज्य जीडीपी के मामले में काफी आगे है। दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को छोड़ दे तो न के बराबर वाली भूमिका में है। दक्षिण के राज्यों का सीबीएसई का 12th का रिजल्ट देखें या 10th का रिजल्ट देखें तो उत्तर की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में। वो राज्य जहां चुनावी हिंदुत्व की बिसात बहुत बड़ी नहीं है, उस राज्य के अंदर अगर वहां से ऐसी बातें निकल रही है तो इसके कई सारे राजनीतिक मायने स्वाभाविक तौर पर दिखाई देते हैं। एक तरफ परिसीमन को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ, परिसीमन के सवाल से जनसंख्या वृद्धि का सवाल तो नहीं जोड़ा जा रहा। चंद्रबाबू नायडू खुलकर कुछ बात नहीं कह रहे, जितनी खुलकर स्टालिन बोलते हैं, जितना खुलकर पिनराई विजयन या दक्षिण के दूसरे राज्यों के नेता बोलते हैं, एनडीए के साथ जुड़े रहने की वजह से मजबूरीवश चंद्रबाबू नायडू सारी बातें खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें एक तरफ दिल्ली से पैसे भी लेने हैं। जब तक दिल्ली के पास पैसे देने की ताकत बची हुई है, अब तो शायद बची भी नहीं है ज्यादा पैसे देने की या अतिरिक्त पैसे देने की ताकत, तो उन्हें दिल्ली की मजबूरी है कि दिल्ली का साथ लेना है। दूसरी तरफ की स्थिति यह है कि दक्षिण भारत में भावना घर करती जा रही है कि परिवार नियोजन के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना, जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों को बहुत मजबूती के साथ गति देने के कारण दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत लोकसभा सीटों को बढ़ाकर कम तो नहीं कर दी जाएगी। ये आशंका दक्षिण में घर करती जा रही है, और जब ये आशंका घर करती जाएगी तो फिर उसके बाद अविवेकपूर्ण तरीके से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की कोशिशें दक्षिण भारत में स्वाभाविक तौर पर तेज हो जाएगी। और इसके पीछे निश्चित तौर पर विशुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी पार्टी के लोगों ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, उसे एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर जिम्मेदार भी माना जाएगा। उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, लिहाजा जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई। टीएफआर कई राज्यों में तो 3 से ऊपर तक हुआ करता था, 3.5 तक हुआ करता था, लेकिन दक्षिण के राज्यों ने 70 के दशक या उसके पहले से ही उस पर नियंत्रण की कोशिशें शुरू की, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब उसका नुकसान उन्हें तो नहीं उठाना पड़ेगा। लोकसभा में दक्षिण के राज्यों और इंडिया गठबंधन की ताकत के बूते लोकसभा की सीटों की संख्या को 1.5 गुना बढ़ाने वाले, 800 से ऊपर ले जाने वाले विधेयक को एक झटके में गिरा दिया गया। लेकिन कल को यदि हिंदी भाषी भारत के बूते और हिंदी भाषी भारत के साथ गुजरात को जोड़ ले, कुछ दूसरे राज्यों को जोड़ ले, उनके बूते यदि भारतीय जनता पार्टी की ताकत 2/3 बहुमत वाली बन जाए, तब इस विधेयक को दक्षिण के राज्य कैसे रोक पाएंगे? उस स्थिति में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी, उसे रोकने की दिशा में जनसंख्या वृद्धि को अनियंत्रित रूप से हो जाने दो। ये पर्दे के पीछे की मंशा चंद्रबाबू नायडू की तो नहीं है कि बाकी राजनीतिक दल खुलकर बोले और नायडू अपने खेल को दूसरे तरीके से खेले, लेकिन सवाल यह है कि इसमें अंततः नुकसान किसका होगा? नरेंद्र मोदी सरकार ने एक एडवेंचर किया डिमोनेटाइजेशन, दूसरा एडवेंचर किया जीएसटी, तीसरा एडवेंचर किया बिना सोचे समझे लॉकडाउन। नुकसान किसका हुआ? ना तो भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस का। नुकसान हुआ इस देश के अर्थव्यवस्था का, और अर्थव्यवस्था के नुकसान की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस देश के आम आदमी का। हमारे दो वाली आर्थिक नीतियां जनसंख्या नियंत्रण से आगे जाकर सत्ता के करीबी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सामने लाई गई। अब वही परिस्थिति दक्षिण के राज्य अपने राजनीतिक सुविधा के हिसाब से देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश को अपना गिरता हुआ टीएफआर इस मौके पर दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिण के दूसरे राज्यों को उत्तर का वर्चस्व स्थापित हो जाने की परिस्थितियां दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच सत्ता क्या सोच रही है? किसी तरह टिके रहना, किसी तरह गठबंधन के संतुलन को साध कर सियासत का खेल खेलते रहना, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 8 सांसदों की गैर मौजूदगी के बावजूद 230 सांसदों की एकता के साथ परिसीमन बिल गिराया, दिल्ली के कान तो उसी दिन से खड़े हैं। दिल्ली के कान उस दिन से भी खड़े हैं कि विजय ने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद पर शपथ तो ले ली, लेकिन डीएमके उसे अपनी राजनीतिक हार से कहीं ज्यादा यूपीए के साथ सांकेतिक तौर पर, यूपीए या इंडिया गठबंधन जो भी कहें, सांकेतिक तौर पर अलग होने और सैद्धांतिक तौर पर साथ रहने की जो बिसात बिछा रहा है, उसमें ममता बनर्जी का वो घोषित बयान
कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, इसका असर अब नायडू और नीतीश कुमार तक तो नहीं पहुंच रहा। इसका असर अब सीधे सीधे एकनाथ शिंदे तक तो नहीं पहुंच रहा। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह और अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल तक तो नहीं पहुंच रहा। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को तेलुगु देशम की राजनीति के नजरिए से देखें तो वहां भी अगली जनरेशन यानी नारा लोकेश को सत्ता ट्रांसफर करने के लिए उपयुक्त समय की तलाश की जा रही है। एक ऐसा समय जिसमें सत्ता नारा लोकेश के हाथ में जाए तो पवन कल्याण के सहारे भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की सूरत में ना रहे, और जब उस सूरत में नहीं रहेगी तो उसके पहले एक नैरेटिव सेट करना होगा। बीजेपी और पवन कल्याण के कथित सीक्रेट नैरेटिव के उलट एक नैरेटिव जो कहीं ना कहीं राज्य की जनभावनाओं से जुड़ता हो, और उसी के लिए राज्य की परिस्थितियों से, राज्य के गिरते हुए टीएफआर से जोड़कर चंद्रबाबू नायडू ने आज जो ऐलान किया है वो दिल्ली के माथे पर शिकन लाने वाला ऐलान साबित हो सकता है। बाकी देखते जाइए, ये अभी पहली पहल है नायडू की, अभी और बहुत सारे पहल देखने को मिल सकते हैं, खासकर उस संदर्भ में जब एक एक कर क्षेत्रीय छत्रपों को दरकिनार किया गया। शिंदे के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी गई, शिंदे को किनारे लगा दिया गया। नीतीश कुमार के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी गई, नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया गया। विपक्षी गठबंधन से ममता बनर्जी को किनारे लगा दिया गया तो केसीआर भी किनारे लग गए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ किनारे लग गए, और किनारे लगाने की ये कोशिशें आम आदमी पार्टी में टूट तक पहुंचती हुई दिखाई दी। एनडीए के साथ रहकर अकाली दल को किनारे लगाने के मिशन में बीजेपी काफी पहले कामयाबी हासिल कर चुकी है। अब नंबर ले देकर उसी राज्य और उसी नेता का बचता है जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर टिकाए हुए हैं, अमित शाह को नंबर 2 की कुर्सी पर टिकाए हुए हैं, और उस दल का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, और उनके नेता का नाम है चंद्रबाबू नायडू। वही चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने एक दौर में अपने ससुर की सत्ता को पलटकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। इतिहास, साल और दशक समय समय पर उलटकर वापस तो नहीं आता, लेकिन परिस्थितियों को दोहराता रहता है। नायडू ने सभी चाल चलनी शुरू कर दी है। आगे आगे देखिए इस चाल का नया राजनीतिक फॉर्मूला किस तरीके से आपके सामने आता है। दिल्ली की नींद तो उड़ती जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।